नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल यूपीएससी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के एक छात्र ने अनुरोध किया था कि मैं यूपीएससी मेंस में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का उत्तर लिखते समय किस तरीके से हम उत्तर लिखें, इसके संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी मेंस का जब हम उत्तर लिखते हैं, तब समय बहुत कम होता है और इसलिए आदमी बहुत ज़्यादा दबाव में होता है, कोई भी कैंडिडेट। तो कुछ गाइडलाइंस आपको पहले से पता हो, डूज़ एंड डोंट्स कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। एक हिंदी के शिक्षक के रूप में जो मूल्यांकन करता है, वो आपके आपसे क्या अपेक्षा रहता है, आपके उत्तर में क्या देखना चाहता है, किस तरह से आपको अपने विचारों को वहाँ पर प्रस्तुत करना है उत्तर लिखते समय। तो इन्हीं बातों पर आज का यह मेरा लेक्चर केंद्रित है, जो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा, मार्गदर्शक होगा। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी हिंदी वैकल्पिक विषय का उत्तर लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो दिल्ली में जाके बहुत सारी महँगी कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश लिए होंगे और उनको मार्गदर्शन मिल रहा होगा समुचित। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो स्वयं तैयारी करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर तैयारी करते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं या फिर व्यक्तिगत तौर से किसी भी प्रकार से तैयारी करते हैं, जो दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली से बाहर रहते हैं। तो वैसे तो यह लेक्चर सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो इन सभी सुविधाओं से किसी न किसी कारण से वंचित रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या करें? यूपीएससी हिंदी जब ऑप्शनल का आप उत्तर लिख रहे हैं, तो क्या करें? क्या आपको करना चाहिए? इसको बोलते हैं डूज़। सबसे पहले देखते हैं, कोई भी जब आप उत्तर लिख रहे हैं, तो प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष कंक्लूजन को संक्षेप में अथवा शॉर्ट में लिखें। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको देना है, लगभग 30 शब्दों का आपको इंट्रोडक्शन देना है, प्रस्तावना देना है किसी भी उत्तर का और अंत में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष भी आप 30 शब्दों में लिख सकते हैं, लिखना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन लगभग 30 शब्दों का हो गया और जो कंक्लूजन हो गया, जो निष्कर्ष हो गया, वह भी 30 शब्दों में लगभग आपको लिखना है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा है, जितने भी टेक्स्ट बुक आपके कोर्स में लगे हुए हैं, चाहे कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, जो भी हो, उसके अंश उदाहरण के रूप में अवश्य लिखें, विशेष रूप से दूसरे पेपर में। तो जैसे आपको कुछ किसी का आपको स्टेटमेंट देना है कि जैसे होरी ने क्या कहा, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट देना है या कुछ भी करना है, तो चाहे कविता हो, कहानी हो या नाटक हो, मतलब कुछ कोटेशन, कुछ वाक्यों को आपको वहाँ पर कोट ज़रूर करना है उदाहरण के रूप में। मतलब जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ से कुछ न कुछ आपको यहाँ पर उत्तर में कोट करना चाहिए, जिससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे, विशेष रूप से पेपर 2 में। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है अपने उत्तर को जितना हो सके प्रासंगिक बनाने का प्रयास करें। जैसे गोदान है, गोदान से संबंधित गोदान क्या है? किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। किसानों की जो समस्या थी, उसे मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्ति प्रदान की। लेकिन वर्तमान में जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर किसान ऋण के बोझ तले दबे रहते हैं और मजबूरी में चाहे अकाल पड़ने के कारण या फिर किसी और कारण से उनको आत्महत्या करना पड़ जाता है। यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे देश के लिए कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी कुछ क्षेत्रों के किसानों को ऋण के कारण या किसी और वजह से आत्महत्या करना पड़ जाता है। तो ये जो समस्या है, तो आप इसे जोड़ कर रख सकते हैं कि वर्तमान में भी किसानों की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है और आज किसी न किसी समस्याओं से वे ग्रस्त रहते हैं, जिसमें ऋणग्रस्तता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को प्रासंगिक मतलब वर्तमान संदर्भों से जोड़कर उत्तर लिखने का प्रयास करें, ठीक है? इसके बाद इट मीन्स इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट, try to make your answer as relevant as possible. It means while writing answers in the UPSC, you will have to always keep in your mind that your answer should be relevant to the present scenario. In the present context, accordingly, you will have to write the answer that whatever you are writing in Hindi Sahitya or English literature, that you will have to always keep in your mind that your answer should be relevant to the present scenario. Try to make your answer as relevant as possible. इसके बाद पैराग्राफ में मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें। पैराग्राफ वाइज जब आंसर लिख रहे हैं, तो जो महत्वपूर्ण बातें जो आपने लिखी है या फिर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। इसके बाद कई छात्रों की आदत होती है कि बहुत लंबा-लंबा पैराग्राफ लिख देते हैं। तो यदि आपका पैराग्राफ बहुत ही लंबा हो जा रहा है,
तब प्रयास करें कि उस लंबे पैराग्राफ को आप 2-3 अन्य पैराग्राफ में विभाजित कर लें। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा पैराग्राफ ना लिखना है, एक टाइप की बातें लिखी एक पैराग्राफ में लिख दीजिए, उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें हैं तो दूसरे पैराग्राफ में लिख दीजिए। लेकिन आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि उनमें तारतम्य और हार्मनी बनी रहनी चाहिए, एक सामंजस्य बना रहना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए आपके सभी पैराग्राफ। इसके बाद छठवां बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं और हिंदी साहित्य में जो आलोचकों के जो कथन हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनके जो कथन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कृति के बारे में, किसी भी कृतिकार के बारे में, लेखक के बारे में, कवि के बारे में, आलोचकों का जो कथन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो उदाहरण के लिए जैसे आलोचकों के कथन अपने उत्तर में अवश्य लिखें कि किस आलोचक ने किसी कृति के विषय में, किसी लेखक के बारे में अथवा कवि के बारे में, कृतिकार के बारे में किसी आलोचक का क्या कथन है। विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक रूप से लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको उनके कथन का यहाँ पर उल्लेख कर देना है। मैं खाली उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अन्य आलोचकों के कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मेरा एक लेक्चर है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो टॉप नंबर पे रैंक करता है, तो वो मेरे मेन चैनल पर है, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो जायसी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी की भाषा के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जायसी की भाषा बहुत मधुर है पर उसका माधुर्य निराला है। यह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है। संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर अवलंबित नहीं है। जैसे अवधी जो भाषा है, मलिक मोहम्मद जायसी की जो भाषा है, उन्होंने पद्मावत अवधी भाषा में लिखी है और अवधी भाषा के शीर्षस्थ कवि हैं वो तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। लेकिन उनकी जो भाषा है परिनिष्ठित परिमार्जित अवधि है, जो संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दावली पर आधारित है। और यहाँ पर जो जायसी जी की भाषा है वह ठेठ ग्रामीण शब्दावली है। जायसी जी की जो अवधि है वह ठेठ ग्रामीण शब्दावली है। तो इसका माधुर्य एक अलग टाइप का माधुर्य है जो हमारी ग्रामीण बोली में देखने को मिलती है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वह परिनिष्ठित अवधि है, परिष्कृत अवधि है, संस्कृत निष्ठ है, परिमार्जित भाषा है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी जी की अवधी भाषा के बारे में जो कमेंट किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा आप कोट कर सकते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें कि यह प्रश्न 5 नंबर का है कि 10 नंबर का है, 15 नंबर का है कि 20 नंबर का है, जो भी है, या फिर कुछ प्रश्नों में तो आपको शब्द सीमा दे दी जाती है, बाकी में आपको निर्धारित स्थान पर आपको उत्तर लिखना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखें कि शब्द सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना है। कुछ अब ये आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूपीएससी आंसर राइटिंग में बार बार आप उत्तर लिखने का अभ्यास करें, है ना। बार बार जितना अधिक आप उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए तनाव वहां पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ता है। कंटिन्यू पेपर्स चलते हैं, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आप कंटिन्यू लिखने का प्रैक्टिस आप बनाए रखें, जिससे आपको वहां पर बहुत ही आसानी होगी। बार बार उत्तर लिखने का प्रयास करें। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी में आपको बहुत तेजी से लिखना होता है, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। आपने जो भी लिखा है उसे पढ़ने के लिए मूल्यांकनकर्ता को कोई अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमेशा यह ध्यान में रखें, जो हिंदी साहित्य के जो शिक्षक होते हैं वे बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग जो होती है, जो अच्छी हैंड राइटिंग होती है, जिसको पढ़ने में ज्यादा परिश्रम या मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो उसको निश्चित रूप से वो अधिक अंक देने का प्रयास करते हैं। तो यह आप में ध्यान में रखिए कि आपको मूल्यांकनकर्ता को बाध्य करना पड़ेगा कि आप मेरे उत्तर को शुरू से आखिरी तक पढ़ें। और वे शुरू से आखिरी तक कब पढ़ेंगे? जब आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, उनको पढ़ने में रुचि होगी, तो आपको उनको पढ़ने के लिए बाध्य कर देना है। शुरू से अंत तक आपको मेरी उत्तर पुस्तिका को पढ़नी पड़ेगी। भले ही हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत ना हो, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि पढ़ने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता ना हो। इट मीन्स योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड legible as well. It means the listener should not make any extra effort to understand whatever you have written. So always keep in your mind that your handwriting should be neat and clean and legible as well, so that the listener will not have to make any extra effort and he will not get irritated while reading your answer sheet. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि इन सब बातों को आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद कहानी, उपन्यास या जो भी आप पढ़ रहे हैं, कहानी हो चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता में भी आजकल कहानियां होती हैं, या फिर जो आपके ड्रामा है, नाटक है, उसमें जिस क्रम में कोई घटनाक्रम घटित होता है
उसी क्रम में उत्तर लिखें। उत्तर के सभी पैराग्राफ में एक निरंतरता और सामंजस्य अवश्य होना चाहिए। मतलब जो भी आप लिख रहे हैं उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जिस क्रम से कोई घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो या जो भी हो, जिस क्रम से घटनाएं उसमें घटित हुई है उसी क्रम से आपको उत्तर को लिखना है और सभी पैराग्राफ आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए। इट मीन्स राइट द आंसर इन द सेम ऑर्डर इन विच द इवेंट्स टेक प्लेस इन अ स्टोरी, नॉवेल एटसेट्रा। There should be continuity and coherence in all the paragraphs of the answer. It means all the paragraphs and all the events should be interrelated to each other, and you will have to write down the various events according to their order in which they have occurred, in which they have taken place, and the various stories and novels, etc. So this always you will have to keep in your mind. इसके बाद आप जो भी लिख रहे हैं उसके संबंध में उदाहरण देने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा करते समय उत्तर की शब्द सीमा और समय का भी ध्यान रखें। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट मीन्स वॉट एवर यू आर राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यू विल हैव टू कोट, you will have to give some examples from the textbook, but while doing this you will have to always keep in your mind, you will have to always take care of the time management and the word limit. Both of these things are very important, that you will have to keep in your mind. You will have to give extra attention to the time management and your word limit. Both of them are important. ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कोई भी उत्तर लिखते समय किसी भी एक पक्ष को लेकर पक्षपाती नहीं होने चाहिए। वास्तव में यूपीएससी क्या देखता है, आपके विश्लेषण करने की क्षमता को जज करता है। जो संघ लोक सेवा की परीक्षा प्रणाली है, जब आप उत्तर लिखते हैं, क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है, उसके बाद आपको नतीजे पर पहुंचना होता है, परिणाम पर पहुंचना होता है और आपको निर्णय लेने होते हैं। तो इसीलिए जो संघ लोक सेवा आयोग में उत्तर लिखते समय वो क्या जज करते हैं कि आप किसी भी एक पक्ष को लेकर आप पक्षपाती ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो और तटस्थ भाव से उत्तर लिखें। तो किसी भी उत्तर को लिखते समय किसी भी एक पक्ष को लेकर पक्षपाती आपको नहीं होना है। While writing any answer, one should not be biased towards any one side. It means you will have to give equal weightage to all the points, to all the situations which have been asked in your question. क्वेश्चन में जो भी जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित की गई हैं, जो भी पूछा गया है, उसके किसी एक पक्ष को लेकर आपको पक्षपाती नहीं होना है, बल्कि आपको तटस्थ भाव से आपको उत्तर लिखनी चाहिए। अब आपको जितना प्रश्न में पूछा गया केवल उतना ही लिखें। मतलब जो भी पूछा गया है सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है। मतलब आपको ये नहीं बताना है कि मैं इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूं। जो पूछा गया है उसी का आपको उत्तर लिखना है। जो रिलेवेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को अपने उत्तर में लिखना है, उनको मेंशन करना है। तो ये 13 पॉइंट, ये 12 पॉइंट है। नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा हो गया लगता है। इसके बाद 14, प्रश्न में पूछे गए हर हिस्से को समान रूप से महत्व देते हुए उसका उत्तर लिखें। किसी एक को ज्यादा और दूसरे को कम महत्व देते हुए उत्तर न लिखें। जैसे यदि आपके प्रश्न में 2-3 बातें पूछी गई हैं, तो प्रत्येक हिस्से को आपको बराबर महत्व देना है। ये नहीं एक के बारे में आपने लंबा चौड़ा लिख दिया, दूसरे को थोड़ा छोटा कर दिया, तीसरे को और छोटा कर दिया। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। जैसे एक के बारे में आपने लिखा 100 वर्ड्स, दूसरे को 100 वर्ड्स, तीसरे को 100 वर्ड्स। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लगभग बराबर आपको वेटेज सभी को देना है। इसके बाद जो 15वां पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एटीट्यूड को बताता है। उत्तर की समाप्ति करते समय अर्थात निष्कर्ष लिखते समय, कंक्लूजन लिखते समय हमेशा सकारात्मकता का ध्यान रखें। मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ आपको कंक्लूजन लिखना है, एक सकारात्मकता के साथ आपको अपने उत्तर को समाप्त करना है। यह हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, प्रस्तावना, और ये आपको लिखना, निष्कर्ष भी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब आप उत्तर को समाप्त करते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मकता के साथ अपने उत्तर को आप समाप्त करें। इसके बाद निष्कर्ष लिखते समय ऊपर आपने जो भी लिखा है उसके प्रत्येक हिस्से को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष लिखें। केवल किसी एक या दो हिस्से को ध्यान में रखकर न लिखें। मतलब जैसे प्रश्न में 2 भाग पूछा गया, तीन बातें पूछी गई हैं, तो तीनों को समान रूप से महत्व देते हुए निष्कर्ष आपको लिखना है। ये नहीं कि केवल 1 या 2 बातों को लिखकर आपको निष्कर्ष को छोड़ देना है। तो थोड़ा थोड़ा जो भी आपने ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है अपने उत्तर में, उनको थोड़ा सा आपको संक्षेप में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की प्रकृति थोड़ी अलग होती है। तो पेपर 1 खंड का उत्तर बिंदुवार लिखें। पेपर 1 में आप पॉइंट वाइज आंसर लिखें, पैराग्राफ पर ना लिखें। थोड़ा बहुत तो पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है, लेकिन पॉइंट्स को आप विशेष ध्यान दें।
ना पॉइंट आपको ज़रूर लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज़ आपको उत्तर लिखना चाहिए और पैराग्राफ वार ना लिखें। खाली पैरा-पैरा बनाकर उत्तर मत लिखिए, कुछ पॉइंट्स भी लिखिए। इसके बाद क्या ना करें, डोंट्स। अब आपको मालूम है कि यूपीएससी में स्थान और समय सीमा फिक्स है, उतने मरिया आपको लिखना है। शब्द सीमा वहाँ पर निर्धारित रहती है, या फिर स्थान दिए गए स्थान पर आपको उत्तर लिखना होता है। तो दिए गए शब्द सीमा से ज़्यादा ना लिखें, जितनी शब्द सीमा आपको दी गई है, क्योंकि कई बार हैंडराइटिंग आपकी छोटी है तो बहुत सारी चीज़ आपने वहाँ पर लिख दी। और हैंडराइटिंग में भी आप ध्यान रखें कि बहुत बड़ा भी ना लिखें, बहुत छोटा भी ना लिखें। सुंदर साफ-सुथरी आपको लिखावट होनी चाहिए और धीरे-धीरे उत्तर लिखते समय आपको पता चल जाएगा कि बार-बार आप अभ्यास करेंगे कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिखते हैं, है ना? तो इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो शब्द सीमा को एक्सीड नहीं करनी है आपको। उत्तर पुस्तिका में काट-छाँट ना करें। आमतौर पर आप जैसे कहीं कुछ लिखते हैं तो उसको काट-छाँट करते रहते हैं, तो वैसे ही उत्तर पुस्तिका में ज़्यादा काट-छाँट ना करें और यदि थोड़ा बहुत हो गया तो सिंपल एक पतली लाइन से काट दें। बहुत ज़्यादा उत्तर पुस्तिका को खराब ना करें, ठीक है ना? उत्तर पुस्तिका में काट-छाँट करना पूरी तरह से अवॉइड करें, जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो और काटना भी तक पतली सी लाइन से आप उसको काटें, बहुत ज़्यादा उसको हाइलाइट ना करें, कि मूल्यांकनकर्ता को सीधा दिख जाए वो। इसके बाद तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तनीगत त्रुटियाँ, इट मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक्स और व्याकरणगत अशुद्धियाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। वास्तव में जो हिंदी साहित्य के जो शिक्षक होते हैं, जो मूल्यांकनकर्ता होते हैं, वे शुद्धतावादी होते हैं। वे स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और व्याकरणगत अशुद्धियाँ जो होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, उसको भी बर्दाश्त नहीं करते और आपका 1-2 उत्तर जैसे आप पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप कितनी त्रुटियाँ करते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, कि बहुत ज़्यादा व्याकरणगत अशुद्धियाँ करते हैं। 1-2 उत्तर पढ़ते ही वह उनको पता चल जाता है कि आप किस तरह के छात्र हैं, कि नेग्लिजेंट टाइप के हैं, कि आप ज़्यादा मतलब गंभीर छात्र नहीं हैं, तो उसी आधार पर वो आपको जज करना शुरू कर देते हैं। तो बाद में आप चाहे जितना भी अच्छा उत्तर लिखे हों, फिर आपकी जो एक बार इमेज बन जाती है, तो वैसी इमेज के आधार पर आपका मार्किंग हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि शुरू से इन सब बातों को ध्यान रखें। एक बहुत ही अच्छा शब्दकोश और ग्रामर का बुक, व्याकरण की किताब आपके पास होनी चाहिए। बार-बार डिक्शनरी देखने की आप आदत डाल लें, तभी आप बहुत ही अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतने ही आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, उतने ही आप इन सब त्रुटियों से बचे रहेंगे। तो बार-बार उत्तर लिखने का आप अभ्यास करें। तो इसके बाद और कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है और कुछ नई बातें जोड़ना रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताएँ कि यदि मैं कुछ ना बता पाया हूँ, जिससे बाकी छात्र भी लाभान्वित होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएँ कि मेरा आज का लेक्चर कितना अच्छा लगा और क्या बताना रह गया और क्या मुझे और बताना चाहिए था। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में आप सबको माय बेस्ट विशेस फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।